हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ के सीरीज में हम लोगों ने पिछले क्लास में पेपर 1 को शुरू किया था। पेपर 1 के सिलेबस को देखा था, साथ ही साथ पेपर 1 के यूनिट 1 को शुरू किया था, टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें हम लोगों ने शिक्षण के अवधारणाएं, प्रकृति एवं इसके उद्देश्य को देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग उसके आगे के टॉपिक को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस चैनल पे आईकम बीकम और यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए तैयारी कराई जाती है। तो आप सभी को अपने ज़रूरत के मटेरियल को ढूंढने में कठिनाई नहीं हो, उसके लिए हम लोगों ने सभी ग्रुप का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपने ज़रूरत के मटेरियल को अपने प्लेलिस्ट के माध्यम से ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका नोटबुक तैयार करना है। उसका नोट्स अगर हम तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारी तैयारी एकदम प्रॉपर ढंग से हो पाएगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा शिक्षण का स्तर। दोस्तों, शिक्षण एक सदस्य प्रक्रिया है, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का संचालन निरंतर होते रहे या विभिन्न गतिविधियों के निरंतर संचालन के व्यवस्था को शिक्षण कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित होता है जिसमें विद्यार्थीगण शिक्षक के व्याख्यान से या पाठ्य पुस्तक से या उनके द्वारा दिए गए जानकारी से निरंतर सीखने का प्रयास करते हैं। अर्थात सीखने सिखाने की क्रिया को हम शिक्षण कह सकते हैं। दोस्तों, इसको और व्यापक समझने के लिए, शिक्षण के अर्थ को व्यापक रूप से समझने के लिए इसके विभिन्न स्तरों को देखना पड़ेगा। मुख्य रूप से शिक्षण को 3 स्तरों पर विभाजित किया जाता है। अगर हम इस 3 स्तर को डीपली समझते हैं तो हम शिक्षण को समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला जो इसका स्तर होगा, पहला स्तर शिक्षण का जो होगा वो स्मृति या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था। इसको हम लोग हार्वर्ड शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। अर्थात स्मृति या स्मरण शक्ति पर आधारित जो शिक्षण व्यवस्था है उसको हार्वर्ड मॉडल कहते हैं। हार्वर्ड मॉडल इसलिए कहते हैं कि हार्वर्ड ने इसका इजाद किया और इसको एक व्यवस्थित सिस्टम के रूप में समाज को प्रदान किया है। तो ये पहला स्तर होगा। दूसरा स्तर होगा बोध या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था। इसको हम लोग मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। मॉरिसन शिक्षण मॉडल इसलिए कहते हैं कि इस शिक्षण मॉडल को विकसित रूप से समाज को देने का कार्य किए हैं मॉरिसन ने, इसलिए इसे मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। थर्ड होगा विचारात्मक या चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था। इसको हंट शिक्षण मॉडल कहते हैं। ये 3 स्तर का शिक्षण मॉडल मेनली होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम शिक्षण मॉडल 1 को समझते हैं, जो स्मृति या स्मरण शक्ति पर आधारित शिक्षण मॉडल है। दोस्तों, इस शिक्षण मॉडल में, इस शिक्षण के स्तर में मुख्य रूप से ये स्मृति पर आधारित शिक्षण गतिविधियों को संचालित किया जाता है। अर्थात इसमें किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक रटकर याद करने पर विशेष बल दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ना हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं और ना ही हम विचार या चिंतन करने का इसमें कार्य करते हैं। इस शिक्षण मॉडल में सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी विषय वस्तु को डीपली रटकर उसे याद करके अपने स्मृति में बैठाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया स्मृति या स्मरण शक्ति का शिक्षण स्तर। इसको डीपली हम लोग अलग अलग करके और इसके पूरे स्टेप को
पढ़ेंगे। बोध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था, ये स्मृति या स्मरण स्तर के शिक्षण के बाद का प्रोसेस है। पहले वाले स्तर के बिना दूसरा वाला अधूरा होगा। तो ये बोध या समझ स्तर का जो शिक्षण व्यवस्था है, इसमें शिक्षकों द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थी, अध्ययनकर्ता, लर्नर जो हो, वो अपने समझ या बुद्धि का प्रयोग करे और समस्याओं के समाधान में अपना खुद का योगदान दे। अर्थात किसी भी परिस्थिति में या कोई भी विपरीत परिस्थिति हो या कोई भी अगर सामने लर्नर के सामने समस्या उत्पन्न हो, तो वो अपने बुद्धि से, समझ से उसका निदान प्राप्त करे। तीसरा होगा विचारात्मक या चिंतन स्तर। ये हाई लेवल का होता है, जिसमें शिक्षक ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी जो है किसी भी टॉपिक पर चिंतन मंथन करके निष्कर्ष निकालने के योग्य बने। तो ये 3 स्तर का शिक्षण व्यवस्था मेनली होता है। अब हम लोग शिक्षण स्तर के पहले शिक्षण स्तर को देखेंगे, स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर। इस मॉडल को समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हार्वर्ड शिक्षण व्यवस्था कहते हैं, जिसे हार्वर्ड ने दिया था। तो इस पूरे मॉडल को डीपली देखते हैं कि स्मृति या स्मरण शक्ति पर आधारित शिक्षण व्यवस्था क्या है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किया जाता है। तो आइए देखते हैं स्मृति या स्मरण शक्ति पर आधारित जो है शिक्षण व्यवस्था का मॉडल। दोस्तों, स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल को हम लोग समझे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि इस शिक्षण मॉडल का व्याख्या हार्वर्ड ने किया था और उन्होंने इस शिक्षण मॉडल को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। शिक्षण मॉडल में खासकर छात्रों में ऐसे अधिगम की क्षमता को विकसित किया जाता है कि वे किसी भी विषय वस्तु को रट कर कंठस्थ करके उसका हमेशा स्मरण करें, प्रत्यस्मरण करें, ताकि वो विषय वस्तु उन्हें याद रह सके। दोस्तों, ये किसी भी शिक्षण मॉडल का एक आधारशिला है। इसे पूर्ण रूपेण बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। ये निश्चित है, ये फिक्स है कि याद किया हुआ या रटा हुआ विषय वस्तु ज़्यादा दिन तक मस्तिष्क में याद नहीं रहता है, क्योंकि इसका बुद्धि से कोई संबंध प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। रटे हुए विषय वस्तु आसानी से फिर भुलाया भी जा सकता है या इसका विपरीत भी हो सकता है। कुछ मस्तिष्क वाले अध्ययनकर्ता इसे अधिक दिनों तक याद भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ अध्ययनकर्ता इसे भूल भी सकते हैं। तो ये एक इस स्तर में एक डिमेरिट है कि रटे हुए विषय वस्तु को या तो कोई अध्ययनकर्ता जल्दी से भूल सकता है या कुछ अध्ययनकर्ता इसको याद रख सकता है। इस डिमेरिट के कारण इसका पूर्ण रूपेण बहिष्कार करना संभव नहीं है। इसका एक पक्ष ये भी है कि स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति के स्तर का जो शिक्षण मॉडल है, ये अन्य शिक्षण मॉडल का आधारशिला है। अगर इस शिक्षण स्तर से विद्यार्थी नहीं गुजरे तो अन्य शिक्षण स्तर उनका मजबूत नहीं हो सकता है, उसमें उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे बचपन में किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय वस्तु को पहले कंठस्थ करने पर विशेष बल दिया जाता है, जैसे वो टेबल हो, काउंटिंग हो, A to Z हो या कुछ भी हो। पहले उसको बच्चा क्या करता है, कंठस्थ करता है और फिर उसका अगले स्टेप में उसका प्रयोग करता है, उस पर चिंतन करता है, मंथन करता है या उसमें बुद्धि का प्रयोग करता है। स्मरण स्तर या स्मृति स्तर का जो शिक्षण मॉडल है, ये सभी शिक्षण मॉडल का आधारशिला है। अगर इसको शामिल नहीं किया जाए या इससे कोई अध्ययनकर्ता नहीं गुजरे तो अन्य मॉडल में वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये रहा स्मृति स्तर का शिक्षण मॉडल। हार्वर्ड ने इसे मुख्य रूप से 4 स्तरों पर विभाजित किए हैं। अगर उन 4 स्तरों को हम समझ ले तो स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल को आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, पहला है इसका उद्देश्य, दूसरा है संरचना और तीसरा है सामाजिक प्रणाली और चौथा होगा इसका मूल्यांकन प्रणाली।
चौथा होगा इसका मूल्यांकन प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का उद्देश्य समझ ले कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इसका पहला उद्देश्य है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, अर्थात कोई भी शिक्षक विषय वस्तु को इस स्तर से बच्चों के बीच रखे, विद्यार्थियों के बीच रखे, ताकि उनके मानसिक स्तर का प्रशिक्षण हो सके, वह मस्तिष्क पूर्ण रूपेण उस विषय वस्तु में लगा सके, उनका मानसिक स्तर का प्रशिक्षण हो सके, ताकि वो किसी भी विषय वस्तु को आसानी से याद कर सके, कंठस्थ कर सके। ये पहला उद्देश्य होता है स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का। दूसरा इसका उद्देश्य है तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक को यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अध्यापक को यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे कोई भी विषय वस्तु अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों में उसका पूर्ण रूपेण ज्ञान देना आवश्यक होता है, तभी वो फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि इस शिक्षण स्तर में विद्यार्थी का जो भूमिका होता है वो विशेष नहीं होता है, वो गौण होता है। मुख्य भूमिका इसमें शिक्षक का होता है। विद्यार्थी सिर्फ श्रोता का कार्य करते हैं, वे सिर्फ सुनने का कार्य करते हैं और सुनने से ही वे कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं। इसलिए शिक्षक को अगर वे कोई भी विषय वस्तु पर व्याख्यान दे रहे हैं, कोई भी विषय वस्तु को अगर पढ़ा रहे हैं, तो उससे संबंधित पूर्ण जानकारी, पूर्ण ज्ञान उस व्याख्यान में शामिल करना आवश्यक होगा, अन्यथा शिक्षार्थी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे या स्मृति में नहीं रख पाएंगे। तीसरा होगा सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना, अर्थात मैंने पहले ही बताया कि इस शिक्षण मॉडल में बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो याद करने के बाद आसानी से भुलाया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए विद्यार्थियों को सीखे हुए तथ्यों को लगातार प्रत्यास्मरण करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, अपने विवेक में उसे, अपने स्मृति में उसे घुमाते रहना चाहिए, ताकि वो भूल नहीं पाए, वो हमेशा याद रहे। अगला उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण रखना तथा पुनः प्रस्तुत करना, अर्थात अगर कोई भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ये इस शिक्षण मॉडल के लिए है कि विद्यार्थी कोई भी ज्ञान अगर प्राप्त करते हैं तो उसका प्रत्यास्मरण करते रहना चाहिए और उसको पुनः प्रस्तुत करते रहना चाहिए, अर्थात सीखे हुए ज्ञान को हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। अगर रिवाइज नहीं किया जाएगा, उसका प्रस्तुतिकरण लगातार नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है कि रटा हुआ वो विषय वस्तु अब इस बुद्धि से निकल जाए, उसे विद्यार्थी भूल जाए। तो ये उद्देश्य अगर जिस शिक्षण मॉडल में शामिल नहीं किया जाएगा, वो स्मृति स्तर का शिक्षण मॉडल नहीं कहा जा सकता है, अर्थात स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल में ये उद्देश्य शामिल करना आवश्यक होगा। दोस्तों नेक्स्ट है इसका संरचना। हार्वर्ड ने इसके संरचना को 5 सोपानों में विभक्त किए हैं। ये 5 सोपान कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला सोपान होगा तैयारी करना। दोस्तों स्मृति स्तर के शिक्षण में छात्रों का स्थान, विद्यार्थियों का स्थान गौण होता है। वे अधिक सक्रिय नहीं रहते हैं, वे अपने शिक्षक को आदर्श मानकर सिर्फ श्रोता का भूमिका निभाते हैं और शिक्षक के द्वारा बताए गए विषय वस्तु को, बताए गए ज्ञान को, बताए गए बिंदु को स्मरण करते हैं और उसका प्रत्यास्मरण वो करते रहते हैं। तो पहला इसके संरचना में होगा तैयारी करना, अर्थात इसमें शिक्षक का भूमिका महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छात्र का भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होता है, वे सिर्फ श्रोता का कार्य करते हैं। इसलिए शिक्षक का यहाँ विशेष दायित्व होगा कि छात्रों को पढ़ाने से पहले वो जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो जिस विषय वस्तु को वो क्लास में लेकर जा रहे हैं, उससे पहले उसका पूर्ण रूप से तैयारी कर ले और उसमें जो आवश्यक ज्ञान की बातें हो, जो आवश्यक टॉपिक हो, उसकी तैयारी वो अच्छे से कर ले और उसका व्याख्यान एक व्यवस्थित ढंग से दे, ताकि छात्रों को स्मरण करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो।
हम जानते हैं कि स्मृति स्तर में कुछ जटिल चीज़ें दिमाग में नहीं अटता है, अर्थात स्मृति में फिट नहीं बैठता है। उसको याद करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कुछ आसान बातें आसानी से स्मृति में आ जाता है और वो आसानी से हम उसे याद कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ शिक्षक का विशेष दायित्व होगा कि वो व्याख्यान देने से पहले उस विषय वस्तु का तैयारी कर ले। दूसरा होगा प्रस्तुतिकरण। तैयारी करने के बाद शिक्षक को वर्ग में उस विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण साधारण ढंग से देना चाहिए, सिंपल शब्दों में देना चाहिए। वो शब्द जटिल नहीं हो, वो व्यवस्था जटिल नहीं हो, वो शब्द जटिल नहीं हो, और साधारण शब्दों में वो प्रस्तुतिकरण करे ताकि छात्रों के बीच विषय वस्तु जटिल महसूस नहीं हो। तो ये प्रस्तुतिकरण एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर शिक्षक पूर्व तैयारी नहीं करते हैं तो संभावना हो सकता है कि उनका प्रस्तुतिकरण सही ढंग का नहीं हो। इसलिए प्रस्तुतिकरण देने से पूर्व तैयारी होना चाहिए और तैयारी करने के बाद प्रस्तुतिकरण साधारण ढंग से देना चाहिए, साधारण शब्दों में देना चाहिए, ताकि अध्ययनकर्ता आसानी से उसको समझ सके, आसानी से उनके दिमाग में बैठाया जा सके। नेक्स्ट है तुलना एवं समरूपता। अर्थात एक शिक्षक अगर 2 लेसन को पढ़ा चुके हैं, 2 टॉपिक को पढ़ा चुके हैं, तो छात्र इस स्तर में दोनों क्लास के टॉपिक को उठाकर जो एक तरह का हो उसमें तुलना कर सकते हैं और उसमें समरूपता को देख सकते हैं कि कौन समरूप है, कौन समरूप नहीं है। तो ये संरचना का एक मुख्य सोपान है। अगला है सामान्यीकरण। ये सामान्यीकरण के अंतर्गत छात्र सीखे हुए 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तत्वों को बताने का प्रयास करते हैं एवं उससे नए सिद्धांतों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है उपयोग। ये उपयोग क्या है? तो इसके अंतर्गत छात्र सीखे हुए नवीन ज्ञान और सिद्धांत को किसी समस्या के समाधान में उपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ शिक्षक का एक विशेष दायित्व होता है कि वर्ग संचालन के क्रम में वे ऐसे समस्या को रखे, ऐसे प्रश्नों को रखे, ऐसे समस्या को उत्पन्न करें ताकि छात्र सीखे हुए अपने ज्ञान और सिद्धांत का उस समस्या के समाधान में प्रयोग करें। तो ये संरचना का 5 सोपान है जिसे हर्वर्ट ने व्याख्या किए थे। दोस्तों स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का नेक्स्ट जो हमारा प्रारूप होगा वो सामाजिक प्रणाली होगा। अर्थात इसका सामाजिक प्रणाली क्या है? दोस्तों किसी भी शिक्षण गतिविधि में छात्र और शिक्षक का संबंध काफ़ी गहरा होता है और स्मृति स्तर के शिक्षण में छात्र का भूमिका नगण्य होता है और शिक्षक का भूमिका मुख्य होता है, क्योंकि इसमें छात्र अधिक सक्रिय नहीं होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं। वे शिक्षक को आदर्श मानकर उनके द्वारा बताए हुए तथ्यों को, उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान को वो ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं, अपने स्मृति में डालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ शिक्षक का विशेष दायित्व हो जाता है कि वे छात्रों के बीच अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण करें, छात्रों के गतिविधियों को नियंत्रित करें और उनमें इस तरह का अधिगम उत्पन्न करें ताकि वो सुने हुए विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को या कक्षा में संचालित किसी भी वर्ग में किसी भी विषय वस्तु को आसानी से याद कर सके। दोस्तों अगला होगा मूल्यांकन प्रणाली। स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का मूल्यांकन प्रणाली मुख्य रूप से मौखिक या लिखित परीक्षाओं के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें इसके परीक्षा में विशेषकर रटने के विषय वस्तु पर ज़्यादा बल दिया जाता है और इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव प्रश्न विशेष रूप से डालने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये रहा स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का जो पैटर्न है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो हर्वर्ट ने व्याख्या किए थे, इसे हम लोग समझें।
दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है बोध या समझ स्तर के शिक्षण व्यवस्था। इस व्यवस्था के जनक, इस व्यवस्था के प्रणेता मॉरिसन को कहा जाता है। मॉरिसन ने बोध स्तर या समझ स्तर के शिक्षण व्यवस्था का व्याख्या किए और इसको एक शिक्षण व्यवस्था के स्तर के रूप में प्रतिपादित किए। इसलिए इस व्यवस्था को हम लोग मॉरिसन मॉडल भी कहते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग मॉरिसन मॉडल भी कहते हैं। तो ये बोध स्तर या समझ स्तर के शिक्षण व्यवस्था क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों शिक्षण व्यवस्था में बोध शब्द का अर्थ बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। इस शिक्षण व्यवस्था में मुख्य रूप से शिक्षक छात्रों के बीच पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ताकि छात्रों को बोध का अधिक अवसर प्राप्त हो सके, जिससे उनके अंदर सूझबूझ उत्पन्न हो सके और वे किसी भी विषय वस्तु को आसानी से अधिगम करके अपने सूझबूझ के अनुसार उस पर तर्क वितर्क कर सके। तो ये बोध या समझ स्तर का शिक्षण व्यवस्था है। दोस्तों एक बात और समझना बेहद ज़रूरी है कि हम लोगों ने इससे पिछले जो शिक्षण स्तर है उसको पढ़ा था स्मृति स्तर। स्मृति स्तर का शिक्षण व्यवस्था, स्मृति स्तर का शिक्षण व्यवस्था। एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि जब तक विद्यार्थी, जब तक छात्र स्मृति स्तर से नहीं गुजरते हैं तब तक वे बोध या समझ स्तर पर आकर सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोध या समझ स्तर का पहला जो सोपान होता है वो स्मृति स्तर होता है। छात्रों को स्मृति स्तर से अधिगम करने के उपरांत ही बोध स्तर में प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों यह बोध स्तर जो है इसमें छात्र और शिक्षक दोनों काफ़ी सक्रिय रहते हैं, दोनों क्रियाशील रहते हैं। और स्मृति स्तर में क्या होता है कि उसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं, छात्र निष्क्रिय होकर सिर्फ और सिर्फ श्रोता का कार्य करते हैं। लेकिन इस शिक्षण मॉडल में, बोध स्तर के शिक्षण मॉडल में, शिक्षण स्तर में छात्र और शिक्षक दोनों काफ़ी सक्रिय रहते हैं, दोनों मुख्य भूमिका में रहते हैं। शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को उनके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से ताकि छात्र अधिक से अधिक अधिगम करके सूझबूझ से किसी समस्या का निदान कर सके या किसी विषय वस्तु पर तर्क वितर्क कर सके। दोस्तों ये जो शिक्षण प्रणाली है, शिक्षण व्यवस्था है, इसको मॉरिसन ने मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है, 4 स्तरों में विभाजित किया है। उस स्तर को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों सबसे पहला जो है, सबसे पहला स्तर इसका होगा, प्रणाली होगा उद्देश्य, अर्थात बोध स्तर या समझ स्तर के शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। इसके उद्देश्य को समझने से हम बोध स्तर के शिक्षण प्रणाली को आसानी से और विस्तृत रूप से समझ पाएंगे। दोस्तों बोध या समझ स्तर के शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि अगर कोई शिक्षक किसी भी क्लास में किसी भी विषय वस्तु का अगर व्याख्यान दे रहे हैं या उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो यहाँ मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उस व्याख्यान से, उस विषय वस्तु के ज्ञान से छात्र लाभान्वित हो, छात्र अधिगम करे और उस अधिगम से उनके सूझबूझ का विकास हो सके, अर्थात वे किसी भी विषय वस्तु को आसानी से समझे और उस पर तर्क वितर्क करने की क्षमता उनमें विकसित हो सके। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बोध या समझ स्तर के शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य मुख्य रूप से छात्रों के विकास से है, अर्थात शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करे, इस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण करे वर्ग में, जिससे छात्र का स्व विकास हो सके। तो ये उद्देश्य है बोध स्तर या समझ स्तर के शिक्षण व्यवस्था का। मॉरिसन ने इसका दूसरा जो प्रणाली दी है वो संरचना,
अर्थात इसका संरचना क्या है ये समझना है, तो इस संरचना को भी मॉरिसन ने कई सोपानों में विभक्त किए हैं। ये सोपान है पहला अन्वेषण। अर्थात अन्वेषण क्या है, अन्वेषण को समझते हैं। अन्वेषण से तात्पर्य उस क्रिया से है जिसमें शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से पूर्व उससे नए नए ज्ञान को एकत्रित करे, नए नए ज्ञान को बाहर निकाले और उसको छोटे छोटे इकाई में विभक्त करके छात्रों के बीच रखने का, प्रस्तुत करने का वो प्रस्तुतिकरण से पूर्व तैयारी कर ले। इससे शिक्षक किसी भी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण आसानी से दे सकते हैं। इस क्रिया में पहला अन्वेषण आता है। अन्वेषण से तात्पर्य ये है कि शिक्षक सबसे पहले छात्रों के पूर्व के ज्ञान को जांच करे, पूर्व के ज्ञान को जानने का प्रयास करे कि छात्र पहले से क्या जानते हैं जो शिक्षक विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं उसके संबंध में। तो इसे हम प्रथम सोपान या प्रथम क्रिया भी कहते हैं। इसमें छात्रों के पूर्व के ज्ञान को जांचने का प्रयास किया जाता है और साथ ही साथ शिक्षक प्रस्तुत करने वाले विषय वस्तु में जो नवीन ज्ञान है उसको बाहर करके, उसको अलग करके क्रमबद्ध और छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त करके छात्रों के बीच प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, अगर शिक्षक अन्वेषण के द्वारा छात्रों से ये जान ले कि उनके पूर्व का ज्ञान कहाँ तक है, उस अनुसार वे विषय वस्तु से नवीन ज्ञान को अलग करते हैं और उसे क्रमबद्ध करके व्यवस्थित एक प्रारूप निर्माण करते हैं और उसको कक्षा में जाकर छात्रों के बीच प्रस्तुत करते हैं। इस प्रस्तुतिकरण के दौरान शिक्षक को मुख्य कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला ये कि वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो साधारण शब्दों में हो, वो अपने शब्दों में हो, ताकि अधिगमकर्ता आसानी से उसे समझ सके। दूसरी बात और मुख्य बात ये ध्यान में रखना चाहिए शिक्षक को कि वे जो कंटेंट रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं छात्रों के बीच, जो विषय वस्तु रखने का वो प्रयास कर रहे हैं वो क्रमबद्ध हो। वो क्रमबद्ध रहने से एक सार्थक छवि उसका अध्ययनकर्ता के दिमाग में बनता है और वो आसानी से उसको क्रम में समझ लेते हैं। अगर इसका क्रम अलग अलग हो जाए या ये बिना क्रम के रख दिया जाए तो लर्नर जो है, वो जो सीखने वाला है, वो छात्र आसानी से इसे समझ नहीं पाएंगे, तो इससे उनके अधिगम क्षमता पर असर पड़ेगा। तो ये प्रस्तुतिकरण है कि शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को अन्वेषण के दौरान तैयार किए गए तथ्यों को और उसके अनुसार जो विषय वस्तु से कंटेंट बनाया जाता है उसका प्रस्तुतिकरण ऐसे शब्दों में दिया जाए जिससे अधिगमकर्ता आसानी से समझ सके। ये परिपाक। नेक्स्ट है परिपाक। इसमें मुख्य रूप से छात्र और शिक्षक दोनों काफ़ी सक्रिय रहते हैं और मुख्य रूप से इसमें छात्रों के स्व विकास पर बल दिया जाता है और उनके विवेक पर कार्य इस सोपान में चलता है। इस सोपान में मुख्य रूप से छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं और इस सोपान में शिक्षक सिर्फ और सिर्फ एक निर्देशक के भूमिका में रहते हैं। वे छात्रों का निर्देशन करते हैं। इस प्रक्रिया में, इस सोपान में दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन शिक्षक इसमें एक गाइड के भूमिका में रहते हैं। वो गाइड करते हैं और छात्र अपने स्व विवेक से किसी भी विषय वस्तु पर नए नए खोज करते हैं, नए नए रिसर्च करते हैं। दोस्तों, ये जो सोपान है, ये प्रत्येक सोपान में आगे बढ़ने के लिए छात्रों को उस सोपान का एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें उत्तीर्ण होना पड़ेगा। जैसे अन्वेषण, अगर अन्वेषण में वे उत्तीर्ण होते हैं तब वे प्रस्तुतिकरण में आएंगे, प्रस्तुतिकरण में जब उत्तीर्ण होंगे तब वे परिपाक में आएंगे। और दूसरा है ये व्यवस्था। व्यवस्था क्या है इसको समझ लेते हैं। जो इसको इस तरह से समझिए, किसी भी क्लास में एक शिक्षक किसी विषय वस्तु पर व्याख्यान दे रहे हैं,
तो विद्यार्थी उसे सुनता है, विद्यार्थी उसे सीखने का प्रयास करता है। लेकिन ये व्यवस्था ऐसे सोपान को कहेंगे जिसमें विद्यार्थी वर्ग में सीखे हुए विषय वस्तु को, शिक्षक के द्वारा व्याख्यान दिए गए विषय वस्तु को अपने भाषा में उसको सजाने का कार्य करते हैं, अपने भाषा में लिखने का कार्य करते हैं। अर्थात कक्षा में संचालित विषय वस्तु को समझबूझ के बाद छात्र उसे अधिगम करते हैं। अधिगम करने के बाद वे उस तथ्यों को अपना भाषा देते हैं, अपना विचार देते हैं और उसे अपने नोटबुक में, अपने पुस्तक में लिखने का कार्य करते हैं। तो वो व्यवस्था सोपान में आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं और हम जो आपको व्याख्यान दे रहे हैं, जिस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आपके ब्रेन के मेमोरी में ये कॉपी हो जाए। होगा क्या, आप इसे सुन रहे हैं, आप इसे समझ रहे हैं, लेकिन आप इसे प्रस्तुत करने का, इसे लिखने का आपका एक अलग व्यवस्था होगा। क्योंकि इस दुनिया में दो व्यक्ति एक तरह के नहीं हो सकते हैं, एक सिद्धांत पे नहीं चल सकते हैं और एक जैसा सोच नहीं हो सकता है। तो आप मेरे द्वारा दिए गए व्याख्यान को अपने भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने भाषा में लिख रहे हैं, तो वो जो है वो व्यवस्था सोपान में आएगा। जब आप व्यवस्था सोपान को पास करते हैं या कोई विद्यार्थी जब व्यवस्था सोपान को पास करते हैं, तब वे वर्णन क्लास में आते हैं, वर्णन के काल में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, ये वर्णन क्या है? ये वर्णन उस सोपान को कहते हैं जब व्यवस्था के अंतर्गत आप अपने भाषा में, जब क्लास में दिए गए तथ्यों को आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, लिखते हैं और उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार करते हैं, तो उसका मौखिक रूप से अपने शिक्षकों के बीच या दोस्तों के बीच चर्चा करना वर्णन क्लास में आता है। अर्थात आपने कक्षा में पढ़े हुए विषय वस्तु को अपने भाषा में लिखकर उसे अगर मौखिक रूप से वर्णन करने का क्षमता आप रखते हैं, तो वो वर्णन क्लास में आता है, वो वर्णन सोपान कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोध स्तर या समझ स्तर के शिक्षण व्यवस्था के बारे में पढ़ाया, आपको यहाँ तक मैंने पढ़ाया, तो हो सकता है कि मैं जिस लहजे में बोल रहा हूँ, मैं जिस प्रकार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ तो गए, लेकिन आपका प्रकार अलग होगा, आपका लहजा अलग होगा, आपका जो प्रस्तुतिकरण होगा, प्रस्तुतिकरण का जो व्यवस्था होगा वो अलग होगा। तो आप हमारे समझाए हुए बातों को अपने शब्दों में लिखते हैं, उसे व्यवस्था क्लास कहते हैं, व्यवस्था सोपान कहते हैं। और लिखे हुए तथ्यों को अगर आप मौखिक प्रस्तुत करने का क्षमता रखते हैं या दोस्तों के बीच उसे प्रस्तुत करते हैं या वर्ग में अपने शिक्षक के समक्ष उस तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं मौखिक रूप से, तो वो वर्णन क्लास में आता है। ये मुख्य रूप से बोध स्तर या समझ स्तर के शिक्षण व्यवस्था के संरचना का 5 सोपान है। ये सोपान ही बोध स्तर के शिक्षण व्यवस्था को संरचना प्रदान करता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रणाली। दोस्तों, हम लोग पिछले स्तर में जो सामाजिक प्रणाली पढ़े हैं, अर्थात स्मृति स्तर के शिक्षण व्यवस्था में जो सामाजिक प्रणाली पढ़े हैं, ठीक बोध स्तर में भी वही सामाजिक प्रणाली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि हर सोपान में शिक्षक और छात्रों का जो भूमिका है वो बदलते रहता है। दोस्तों, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अन्वेषण, यहाँ छात्र कम सक्रिय रहते हैं, शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो ये यहाँ सामाजिक प्रणाली इसका चेंज होता है। वही प्रस्तुतिकरण में छात्र कम सक्रिय रहते हैं, शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं। जब परिपाक में जाते हैं तो शिक्षक कम सक्रिय रहते हैं और छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। व्यवस्था में जाते हैं तो शिक्षक कम सक्रिय रहते हैं, छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। इस तरह से कहने का मतलब है कि कभी शिक्षक सक्रिय भूमिका में रहते हैं तो कभी छात्र उनसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका में रहते हैं। तो इस बोध स्तर या समझ स्तर में जो इसका सामाजिक प्रणाली है वो सोपान के अनुसार बदलते जाता है।
जनरली ये स्मृति स्तर के ही शिक्षण प्रणाली के जैसा माना जाता है इसका सामाजिक प्रणाली, लेकिन कुछ कुछ सोपानों में इसमें बदलाव आते रहता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रणाली। दोस्तों ये बोध स्तर या समझ स्तर का जो मूल्यांकन प्रणाली है, इसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्नों से मूल्यांकन कर सकते हैं। अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विवरणात्मक या निबंधनात्मक प्रश्नों से हम इसमें मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा जो समझ स्तर है, बोध स्तर का जो शिक्षण प्रणाली है, उसका पूरा मॉडल रहा, पूरा व्यवस्था रहा। दोस्तों मुख्य रूप से हम लोग अभी तक आज के इस क्लास तक दो शिक्षण मॉडल को पढ़े, एक हर्बर्ट मॉडल, एक स्मृति स्तर के मॉडल और दूसरा बोध या समझ स्तर के मॉडल। दोस्तों इसका एक और मॉडल है जिसका हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम लोग क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अगर आप लोग अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाएंगे, और हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के दोनों पेपर का आप तैयारी थोड़ा स्पीडली करेंगे ताकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।